नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मेरा आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में पूरी तरह गलत निकला। और गलत निकला तो गलत निकला, उसका कोई बहाना नहीं है, कोई दूसरा कोई कारण बताने के लिए नहीं है। आकलन जिन मुद्दों पर किया था उन मुद्दों के अनुसार जो नतीजा मैंने निकाला था उस तरह से नहीं निकला। तो कौन से मुद्दे थे? आखिर बीजेपी की इतनी बड़ी हार और कांग्रेस की ऐसी प्रचंड जीत क्यों हुई? उसके पीछे कारण क्या थे? क्या मोदी का जादू नहीं चला? क्या मोदी का जो कैंपेन था उसका कोई असर नहीं हुआ? क्या डबल इंजन की सरकार का नारा नहीं चला? क्या लाभार्थी का जो कार्ड बीजेपी का है जो देश भर में चलता है वो कर्नाटक में नहीं चला? ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। भाजपा के जितने विरोधी हैं, जो विरोधी हैं, उनके मन में एक सवाल है, बल्कि मन में क्या, उनकी ज़बान पर सवाल है कि मोदी का जादू चलना बंद हो गया है। ये हार बीजेपी की नहीं, मोदी की हार है। इसको बताने की कोशिश होगी अगले 10-11 महीने तक, और लगातार इसका ढिंढोरा पीटा जाएगा। और उनको ये बोलने का हक है, मुझे लगता है, जिस तरह से नतीजा आया है, ख़ास तौर से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव के दौरान कैंपेन किया, जैसे पूरे कैंपेन को उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया था, उससे ये निष्कर्ष निकालना कि उनके कैंपेन का असर नहीं हुआ उनके विरोधियों के लिए आसान है। दरअसल समस्या बीजेपी की यहीं पर है। बीजेपी ज़रूरत से ज़्यादा बहुत से राज्यों में निर्भर हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। किसी भी राज्य में केंद्रीय नेतृत्व की जो भूमिका होती है वो ऐड ऑन की होती है। सिर्फ अगर आपके पास आधार है तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व और जोड़ सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। आधार ही अगर आपका कम हो तो मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में ऐसा नहीं है। कर्नाटक में अब जो बात समझ में आ रही है कि जो बीजेपी की कमी जो समझ में आ रही है वो ये कि बसवराज बोम्मई को पूरा समय नहीं मिला अपने नेतृत्व को स्थापित करने का, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। और सरकार में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसने समस्या और बढ़ा दी। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से थी, उसका असर दिखाई दिया। और ये बात मैं पहले से कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, लेकिन सरकार के खिलाफ ऐसी नाराज़गी नहीं थी कि लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि बीजेपी को 2018 में 36.2% वोट मिले थे। इस चुनाव में 35.8%, सिर्फ 0.4% वोट का अंतर आया है दोनों चुनावों में 5 साल में। तो जिस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हों उसके वोट में कोई अंतर ना आए विशेष, ये हो नहीं सकता। तो जिस सरकार से नाराज़गी बहुत बड़ी हो, उसको हटाने पर तुले हो मतदाता, उसका वोट शेयर निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में घटता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर्नाटक में नहीं हुआ। अब बीजेपी के विरोधियों को लग रहा है कि उनको 2024 के लिए मुद्दा मिल गया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, मोदी को हराया जा सकता है, अगर आपका कैंपेन लोकलाइज्ड हो, अगर आप बीजेपी के पिच पर न खेलने जाएं, अगर आप पोलराइजेशन कर सकें और काउंटर पोलराइजेशन ना हो। बीजेपी की गलती ये है कि जो 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में किया, वो गलती लगातार बीजेपी करती जा रही है कि बाहर के नेताओं को, दूसरे प्रदेश के नेताओं को चुनाव वाले राज्य में भेजना। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रदेश की भाषा नहीं जानते। अगर उत्तर भारत में नहीं है तो उत्तर भारत में ही ज़्यादा बड़ा जनाधार है बीजेपी का, इसलिए दक्षिण में या पश्चिम में वहीं से भेजे जाते हैं। बंगाल में यही हुआ, उसके अलावा भी जो है दूसरे दक्षिण के राज्यों में यही हुआ कि जो भाषा नहीं जानते हैं वो चुनाव प्रबंधन का जिम्मा लेने आए। इनमें से ज़्यादातर लोग स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से अपना सामंजस्य बिठा नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो बिठाना चाहते ही नहीं, उनके लिए ये ड्यूटी एक तरह से जो है पेड हॉलीडे होती है। इस रूप में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मज़ा करते हैं, उसके बाद कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती है कि ये रिज़ल्ट आपको देना है, ये अगर नहीं आया तो आप इसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कोई जवाबदेही नहीं हो उसकी, तो फिर नीचे के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कैसे होगी? ये समस्या बीजेपी की दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय।
हिमाचल के चुनाव के बाद अगर एक्शन लिया गया होता, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे के बाद अगर जिम्मेदारी तय की गई होती कि हार के लिए जिम्मेदार कौन है और उनको सज़ा दी गई होती और ये संदेश दिया गया होता कि इसकी सज़ा भी दी जाती है, तो शायद कर्नाटक में इतनी स्थिति खराब ना होती, लेकिन तब भी होती। बीजेपी अभी भी कर्नाटक की जो सामाजिक राजनीतिक प्रकृति है उसको पूरी तरह से शायद समझ नहीं पाई है। कर्नाटक बिहार की ही तरह ऐसा राज्य है जहां धार्मिक मुद्दों पर जो भावना है उस पर हावी रहती है जाति की भावना। तो जाति वहां सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है, सबसे बड़ा निर्णायक जो फैक्टर बनती है वो जाति होती है। जैसे बिहार में है उसी तरह से कर्नाटक में है। कर्नाटक में बीजेपी 2 क्षेत्रों को छोड़कर, तटीय कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा नहीं पाई है, अपनी विचारधारा से लोगों को उस तरह से जोड़ नहीं पाई है जैसे देश के दूसरे राज्यों में, आप गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उस तरह से नहीं कर पाई है। तो वो डिपेंडेंट है एक नेता पर। एकमात्र नेता BS येदियुरप्पा थे जो रिटायर हो गए। तो ऐसे में येदियुरप्पा के नहीं रहने पर सीधे चुनावी मैदान में क्या होता है ये 2013 में बीजेपी देख चुकी थी। अब सवाल यह है कि इतनी सब खिलाफ बातें होने, इतने सारे खिलाफ फैक्टर होने के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 0.4% क्यों घटा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं घटा? इसका मतलब एक ही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो मैनेजेबल थी, उसको मैनेज किया जा सकता था, उसको केंद्र सरकार की प्रो इनकम्बेंसी से मैनेज किया जा सकता था, उसको प्रधानमंत्री के कैंपेन से मैनेज किया जा सकता था। जो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका भी कारण है। आप बात को समझिए, बीजेपी के इस चुनाव के हारने का रहस्य अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हम पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं बड़े पैमाने पर, और छोटे पैमाने पर अभी देखा है कर्नाटक में। और इसका रहस्य समझना है तो आप समझिए कि बजरंगबली और बजरंग दल का मुद्दा चला कि नहीं, ये सवाल हम सब के मन में होगा। बजरंग दल और बजरंगबली का मुद्दा चला, खूब चला, लेकिन किस मायने में? जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और PFI की तुलना की और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की, बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस डिफेंसिव पर आ गई। कांग्रेस ने तुरंत कहा कि हम तो ऐसा करने वाले नहीं हैं, हम तो ऐसा, राज्य सरकार तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर कहा कि हम जो है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब सफाई कांग्रेस देती रही, लेकिन उसका असर क्या हुआ? कांग्रेस का इरादा क्या था इसके पीछे? कांग्रेस का इरादा सिर्फ इतना था कि मुस्लिम वोट पोलराइज हो बजरंग दल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात से। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जो मुस्लिम वोट JDS को जाता है वो मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो और कांग्रेस के साथ आए। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से फिर क्यों उठाया? बीजेपी को लगा कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे तो काउंटर पोलराइजेशन होगा, इसका असर हिंदुओं पर पड़ेगा। अगर मुसलमान एक होंगे, एकजुट होंगे कांग्रेस के साथ, तो हिंदू भाजपा के साथ एकजुट होगा। यही सबसे बड़ी गलती थी, गलत कैलकुलेशन था भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी 7% आगे निकल गई बीजेपी से। कैसे? पिछले चुनाव में भी 2% आगे थी, इस चुनाव में उसको 5% अतिरिक्त वोट मिले। ये वोट कहाँ से आए? उसको ये वोट आया JDS से। JDS से वोट जो आया, JDS का वोट परसेंटेज 5% घटा है और कांग्रेस का बढ़ा है, 2 कारणों से। एक मुस्लिम कंसोलिडेशन से, दूसरा वोकालिगा समुदाय का एक चंक आया इस उम्मीद में कि शायद DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और SD कुमारस्वामी से नाराजगी और निराशा के कारण। तो ये जो वोट आया इसी ने 7% का डिफरेंस किया और इसी ने पूरा चुनाव बदल दिया। बीजेपी को जो उम्मीद थी, मैंने जो शुरू में बात कही कि बीजेपी कर्नाटक राज्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति को समझ नहीं पाई है, उसकी वजह यही थी कि जब उसने फैसला किया इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का, तब उसने ये सोचा नहीं
कि हिंदू एक नहीं होगा। हिंदू इस तरह से कर्नाटक में सोचता ही नहीं है, कुछ क्षेत्रों के सिवा जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है और कुछ हद तक मुंबई कर्नाटक। और वही हुआ जैसे बंगाल में हुआ, मुसलमान कंसोलिडेट हुआ ममता बनर्जी के साथ, लेकिन हिंदू कंसोलिडेट नहीं हुआ, काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर हिंदुओं का थोड़ा भी कंसोलिडेशन हुआ होता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नतीजे अलग हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुओं ने जाति के आधार पर वोट दिया, मुसलमानों ने अपने मजहब के आधार पर वोट दिया, और नतीजा आपके सामने है। और ये आखिरी चुनाव नहीं है जिसमें ऐसा हो रहा है, आगे आने वाले चुनाव में भी ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा, जैसे ही हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ बात होगी, उसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन कराने की ताकत शायद भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के नेताओं में नहीं थी, और शायद क्या नहीं ही थी, इसलिए वो करा नहीं पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपना वोट बढ़ा नहीं पाई। जो मिला था उसे 2018 में, वही वोट शेयर रहा उसका 2023 में भी। और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर केवल एक मुद्दे की वजह से बढ़ा, तो इसलिए बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा तो चला, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में चला। उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस डिफेंसिव लग रही थी, तो इससे भाजपा और खुश हो गई थी कि उसके पक्ष में जा रहा है। यह मुद्दा हुआ ये कि उसका उल्टा असर हुआ, बीजेपी के पक्ष में हुआ। बीजेपी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो पिछले 2 साल से टीपू सुल्तान, हिजाब का मुद्दा और तमाम तरह के मुद्दे उठा रही थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था, मुद्दे चल नहीं रहे थे। बीजेपी ने खुद ही उन मुद्दों को छोड़ दिया। चुनाव के दौरान उसके नेता बोलते रहे ये मुद्दे चुनाव के मुद्दे हैं ही नहीं। इसके बावजूद इस मुद्दे को इतना ताना कि उसका असर जो हुआ, वो उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम मतदाता एकजुट हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत है कि कैसे स्ट्रेटजी में बदलाव किया जाए। उसका जनाधार खत्म नहीं हुआ, घटा भी नहीं है। उसका जनाधार जस का तस है जो 2018 में था। अब सवाल यह है कि उसको बढ़ाना कैसे है। आगे के चुनाव के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है, इस चुनाव के दौरान भी बड़ा स्पष्ट था कि लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बारे में अलग अलग तरह से सोचते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वोट करते हैं वैसे लोकसभा में नहीं। उस समय भी पूछा गया, जितने पोलस्टर थे जिन्होंने एग्जिट पोल किया, ओपिनियन पोल किया, कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो आप किसको वोट देंगे। 10% ज़्यादा लोग, यानी 46-47% से ज़्यादा लोग ये कहते हुए पाए गए कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। यानी नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो कर्नाटक की इकाई है, भाजपा है, उससे 10-12% वोट ज़्यादा है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव की दृष्टि से निश्चित रूप से चिंता की बात है। बीजेपी को अपने सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करना पड़ेगा। 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाया तो चुनाव अधिसूचना जारी होने से 48 घंटे पहले उसका कोई असर नहीं हुआ। जिनको दिया उनको मिला नहीं, जिनसे छीना उनका गया नहीं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान बल्कि और हुआ। मुसलमानों को ये कह के कांग्रेस ने कि हम अगर सत्ता में आए तो 4% का 6% कर देंगे, और लुभाया। उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं बीजेपी ने। तो रणनीति के लिहाज से और सामाजिक और राजनीतिक समीकरण राज्य का समझने के लिहाज से 2 बड़ी गलतियां बीजेपी ने की, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।